दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है ह्यू एलन की बुक द लोनली टाइगर। उसका अगला चैप्टर है मंकीज फॉली। अब इसमें एलन बताते हैं कि जब ये अपनी बहन बाब्स के साथ मंडी खेड़ा में रहने आए थे तो नक्शा था जो उसके अकॉर्डिंग ये आसपास के जो घूमने की जगह थी वो सब घूम रहे थे। अब ये जो नक्शा इन्होंने लिया था वो इनको एक पायरेट का नक्शा की तरह से लगता था। उसमें जो टाइटल थे, उसमें जो डिटेल्स दिए हुए थे, तो बड़ा ही रहस्यमयी नक्शा था। और उसमें तरह तरह की आकृतियां बनी थी, कुछ निशान बने थे, और यहाँ पे खोदो, यहाँ पे नहीं खोदो, यहाँ नहीं, इस तरह की चीजें लिखी हुई थी। और इस नक्शे में जो डेनवा रिवर थी उसके अलावा किसी भी जगह का कोई नाम नहीं लिखा हुआ था। अब इनकी बहन ने और इन्होंने पेंसिल ली और उसमें जगह के नाम लिखने शुरू कर दिए। अब एक पहाड़ का नाम इन्होंने रखा है स्पाई ग्लास हिल, लेकिन इतनी जल्दी ये नोमेनक्लेचर कर नहीं सकते थे कि एकदम जगह देखी और उसका कुछ नाम बना दिया। तो फिर इन्होंने लिखना शुरू कर दिया द पूल, यानी कि तालाब या कुछ छोटा सा गड्ढा, द बिग नाला, ओल्ड वेल, पुराना कुआं। इस तरह के नाम, जैसा जो चीज थी वैसा के वैसे ही इन्होंने नक्शे में मार्किंग बना दी ताकि इनको जगह पता रहे। अगले महीने से कुछ जरूरी काम आ गए, इन्होंने स्टेट खरीद ली थी, बहुत सारे काम होते हैं, नक्शे को साइड में रख दिया। अब इन्होंने जगहों के नाम वैसे ही रखने शुरू कर दिए जो बोलचाल की भाषा में होता है ना, कि वहां से उस मोड़ से लेफ्ट या कोई भी खंडहर के पास से राइट। नक्शे की उसके लिए कोई जरूरत नहीं होती। तो जो पहला नाम इन्होंने रखा था क्रीकिंग ट्री हिल। अब एक रिज सा था, वहां पे पेड़ों के चरमराने की आवाज आती थी और वो आवाज दूर तक सुनी जा सकती थी, इसलिए इन्होंने ऐसा नाम रखा था। अब वो चरमराने की आवाज किस चीज की आती थी ये नहीं मालूम। अब इनका अंदाजा था कि कोई जड़ें हैं, जो पेड़ हिलता होगा, थोड़ी थोड़ी जड़ भी हिलती होगी, तो आपस में रगड़ खाती होंगी और चरमराती होंगी। अब एक का नाम इन्होंने रख दिया सांबर द्वीप। वहां काफी घना सा जंगल था और उसके बगल से ही एक नाला जा रहा था। इसके आसपास सांबर बहुत पाए जाते थे, इसके चलते इसका नाम रख दिया सांबर द्वीप। अब एक जगह का नाम रख दिया इन्होंने धोबीज लीप, धोबी की छलांग। अब एक धोबी था जो इनके लिए पहले काम करता था, उसका नाम था बीरो। अब वो जंगल का जूस यानी कि ताड़ी, इस तरह की चीजों के प्रभाव में रहता था, यानी हर वक्त दारू पी के रखता था, देसी शराब जो पेड़ से निकलती है। अब एक दिन वो फटे कपड़े और खून से सने कपड़ों के साथ घर में आया। लोगों ने पूछा क्या हुआ, तो बोला एक सांबर मेरे पीछे पड़ गया था और बिल्कुल मुझे मारने ही जा रहा था, तो एक जगह मैंने छलांग लगा के झाड़ियों में गिरा पत्थरों के पास, तो मैं बचा। तो उस जगह जहां उसने छलांग लगाई थी उसका नाम रख दिया गया धोबीज लीप। हालांकि ये कहते हैं कुछ पता नहीं कि सांबर पीछे पड़ा था कि ऐसे ही गिर गया था, क्योंकि वो नशे में रहता था। अब एक जगह का नाम रख दिया था विस्लिंग वुड। अब एक जमीन का एरिया था, करीब 2 एकड़ का एरिया था, जिसमें एक बड़ा ऊंचा सा पीपल का पेड़ था। एक दिन तूफान आया तो इस पीपल के पेड़ पे बिजली गिर गई और इसमें आग लग गई। ये पूरी तरह से जल नहीं पाया, क्योंकि जैसे ही बिजली गिरी इस पे आग लगी तभी जोरदार बारिश शुरू हो गई। बारिश की वजह से आग बुझ गई। वो पेड़ आज भी खड़ा है, 45 डिग्री झुका हुआ है, क्योंकि उस पेड़ का एक साइड पूरी तरह से जल चुका था और अंदर से दीमक ने उसको खोखला कर दिया। दीमक की दोस्तों मैंने एक खासियत हमेशा बताई है, अभी रिसेंटली जो कॉर्बेट पे मैंने ट्रैक किया उसमें भी बताई थी। एक जो मेरे चैनल पे जो मेन वीडियो लगा हुआ है राजा जी नेशनल पार्क की सफारी का, उसमें काफी डिटेल में मैंने बताया है। शॉर्टकट में यहां भी बता देता हूं कि दीमक वेजिटेरियन होता है। जैसे चींटी और दीमक का जो फर्क है, चींटी नॉन वेजिटेरियन है, वो कुछ भी खाती है। आप देखते होगे चींटे मर गए या कुछ भी कीड़ा मर गया, चींटी उसको खींच के लेके जा रही होती है। दीमक को आप कभी नहीं देखोगे, और जबकि देखा जाए तो बदनाम दीमक है। आप हमेशा देखोगे लोग, धार्मिक लोग हैं, चींटियों को आटा डाल रहे होंगे, चीनी डाल रहे होंगे। पुण्य का काम माना जाता है चींटी को आटा या कुछ खिलाना। कभी किसी को नहीं देखा होगा आपने कि दीमक कुछ आटा खिला रहा है या कुछ खिला रहा है, क्योंकि उसको बदनाम वो मानी गई है कि भाई ये अच्छी नहीं है। रियलिटी में अगर आप देखोगे तो वो बुरी नहीं है दीमक। अब क्योंकि हम समझते हैं दीमक की तरह से खोखला कर देता है, कहावतें फेमस है, तो आप देखना दीमक हमेशा सूखी लकड़ी को खाती है। बहुत ही रेयर केस में आप देखो, कई बार मैंने कुछ मेरे फ्रेंड्स ने बोला है मुझे बाद में कि खेत में दीमक लग के गीले पेड़ों को खराब कर देती है, लेकिन मेरी जानकारी जो है उसके अकॉर्डिंग दीमक खेत की मिट्टी को भुरभुरा बनाती है। और इसके लिए केन्या वगैरह में जो किसान है, जो दीमक की बड़ी बड़ी सी बांबी होती है उसको ट्रैक्टर से जुताई करते वक्त छूते नहीं है,
कि वो खराब ना होने पाए, क्योंकि वो मिट्टी को बढ़िया उपजाऊ बना देती है। ये मेरी जानकारी है, लेकिन मेरे एक फ्रेंड ने बोला था कि दीमक फसल को भी खराब करती है। इस बारे में मुझे पक्का नहीं है, अगर आपको पक्का मालूम है तो आप कमेंट में लिखना। तो यहाँ पे अभी क्या बात आई कि जब पेड़ खराब हो गया, जितना हिस्सा जल गया उसको दीमक ने खोखला किया, जितना हरा था उसको नहीं। अभी कॉर्बेट वाले वीडियो में रिसेंटली मैंने दिखाया था, हरे पेड़ पे दीमक की बांबी थी, उसको कोई नुकसान नहीं हुआ। अगर राजा जी वाला वीडियो आप पूरा देखोगे जो मेरे चैनल पे है, वो देखना चाहिए आपको, क्योंकि उसमें मैंने काफी वाइल्ड लाइफ की इंफॉर्मेशन कहीं से भी कॉपीड नहीं है, सारे उसी वक्त सफारी करते वक्त मैंने बोला, और वो जितना बचपन से नॉलेज था कुछ ना कुछ उसमें आता गया। ठीक ठाक इन्फॉर्मेशन है उसमें जो वाइल्ड लाइफ पसंद करते हैं। तो दीमक के जो अंदर उसका जो बांबी होती है, उसके अंदर वो किस तरह से कमरे बनाती है, वो भी डिटेल अगर आप गूगल करोगे तो बाकायदा एक इंजीनियर की तरह से कमरे बनाती है। लेकिन यहाँ पे बात यह है कि वो प्योर वेजिटेरियन होती है, वो कीड़े मकोड़े नहीं खाती है, और वो कागज खाती है, क्योंकि कागज लकड़ी से बनता है। तो आपके घर का नुकसान कर देती है, क्योंकि उसको नहीं मालूम है कि वो आपका नुकसान कर रही है। अपनी तरफ से वो बनी है सूखी लकड़ी खाने के लिए, सूखी लकड़ी में लग जाती है, वो भी हमारा नुकसान होता है। कागज खाती है, उसमें भी हमारा नुकसान होता है। लेकिन उसके जो कैरेक्टर्स हैं वो अच्छे जीव के कैरेक्टर है। आपको मौका मिले तो आप उसको भी आटा खिलाइए, तो वो कभी भी हरे पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाती है। तो यहाँ पे भी देखिए, पीपल के पेड़ पे बिजली गिरी, जो पेड़ जल गया, सूख गया, उसको दीमक ने खोखला किया। अब जब क्या होता था, जो खोखला कर दिया था, जब जोर से तूफान या हवा आती थी, तो जब उसमें पेड़ के अंदर से हवा घुसती थी और एक तरफ से निकलती थी, तो बांसुरी की तरह से बजता था, उसमें से आवाज आती थी। इसमें से जो आवाज आती थी ऐसा लगता था कि सीटी बज रही है। और दूसरा पीपल का पेड़, पीपल के पेड़ से सीटी बजेगी तो आदमी वैसे ही डर जाएगा, क्योंकि यह मान्यता है सनातन धर्म में कि पीपल के पेड़ पर आत्माओं का निवास होता है। अब नॉर्थ साइड में एक जगह थी, उसका नाम इन्होंने रख दिया था पिक्काडिली सर्कस। अब जंगल से आने वाली 5 पगडंडी जो कि शिकार के लिए यूज होती थी, वो मिलती थी। मतलब एक जगह आप पहुंच जाओगे तो 5 रास्ते हैं, और अगर आप जानवर देखना चाहते हो रात को, बेस्ट जगह थी। ये जगह ऐसी थी कि जब आप किसी अनजान आदमी को यहां बैठा दोगे जानवर देखने के लिए, जानवर दिख गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिखे तो वो सर्कस की तरह से उसका दिमाग घूम जाएगा। कभी तो पीपल के पेड़ से सीटी की आवाज आ जाएगी, और नहीं तो उसको एक कहानी सुना दीजिए, जो पीपल के पेड़ के पास एक सफेद रंग की कब्र है उसके बारे में, जो यहाँ पे लोक कथाओं में लोग बताते हैं। ये कब्र थी एक शिकारी की, जो जंगलों से इतना प्यार करता था कि उसकी आखिरी इच्छा थी कि उसको जंगल में ही गाड़ दिया जाए, ताकि वो पेड़ों और जानवरों के पास में ही रहे। अब लोगों का अंधविश्वास था कि एक साया यहाँ पे घूमता है रात के टाइम पे, जिसके कंधे पर राइफल टंगी होती है, यानी कि उस शिकारी की आत्मा रात को यहाँ घूमती है। और एक जगह थी जिसका नाम इन्होंने रखा था मंकीज फॉली, जिसके नाम पे हमारी ये स्टोरी है। मंकीज फॉली मतलब बंदर की मूर्खता। अब ये जगह थी जो बड़ा नाला था, जो इन्होंने मैप में भी बनाया था, बड़ा नाला, उसके पास में। अब इस नाले के पास में बंदरों का एक झुंड रहता था, जो बड़े बड़े कोहा के पेड़ थे, उसकी एक डाल से दूसरी डाल पर जंप करते रहते थे। अब वो दूर से जो नदी के किनारे का जो एरिया था पेड़ के ऊपर से देख लेते थे, और किसी तरह का कोई खतरा, टाइगर या लेपर्ड उनकी तरफ बढ़ रहा होता था, तो वो जंगल के प्रहरी यानी जंगल के गार्ड बंदर खुद के साथियों को और दूसरे लोगों को, जंगल के निवासियों को अलर्ट कर देते थे। और जब ये अलार्म कॉल यहां से शुरू होती थी, एक झुंड 2 झुंड करते करते पता नहीं कितनी दूर तक अलार्म कॉल बंदर कर देते थे। अब एक जगह का नाम रखा था येलो बास्केट। वहां एक लेपर्ड था जो कि बहुत ही बदमाश था, और एक दूसरे लेपर्ड का नाम इन्होंने बदमाश रखा हुआ था, उससे भी ज्यादा बदमाश था। अब एलन का कहना है कि सारे लेपर्ड बदमाश होते हैं और बहुत ही खराब होते हैं। खराब मतलब जिसके जानवर ले जाएंगे उसके लिए तो खराब ही है, जिसके कुत्ते ले जाएंगे उसके लिए भी खराब है, जिसके मुर्गे ले जाएंगे उसके लिए खराब नहीं है। मेरे बहुत ले गए, लेकिन मैं उनको खराब नहीं बोलता। तो ये बोल रहे हैं कि सारे ही खराब होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा खराब होते हैं, आपकी मेमोरी में बैठ जाते हैं। कि आपने 50 लेपर्ड देखे होंगे, 2 आपको याद रह जाएंगे। तो उन ऐसे एग्जाम्पल देने के लिए बोल रहा हूं कि इन्होंने बोला कुछ जो बहुत ज्यादा खराब होते हैं, उनमें से येलो बास्केट था। जिस वक्त येलो बास्केट, वो लेपर्ड, इनकी निगाह में आया, वो एक नॉर्मल लेपर्ड था, लेकिन बाद में उसने कुछ ऐसा खतरनाक कर दिया
कि उसका स्पेशल नाम रखा गया, और यही नाम था येलो बास्केट। मेरे ख्याल से इस कहानी का टाइटल मंकीज फॉली नहीं होना चाहिए, इसका टाइटल होना चाहिए येलो बास्केट। पहले ये लेपर्ड बकरी चोर था, जिसका सारा इंटरेस्ट बकरियों में था। अब उसने एक बहुत ही खतरनाक विलेन वाला काम किया। ये एक पेडिग्री काऊ लेके आए थे, गाय लेके आए थे, तीसरे दिन ही उसको ले गया। अब इनको लगा कि उसने छांट के निकाला है। करीब 50 जानवरों के बीच में से उसी गाय को निकाला छांट के उसने। और जब उसने मारा, जब गौशाला से, काऊ शेड से जानवर निकले ही थे, 200 गज की दूरी तक ही गए थे, घर के पास में जहां ये रहते थे उसके पास में ही उठा के ले गया वो। अब क्योंकि ये उसको पहचानते थे एक नॉर्मल लेपर्ड के रूप में, तो इनका मानना था कि ये बकरी वगैरह लेता है, गाय भैंस उठाने वाला लेपर्ड ये नहीं था। कई वीडियो मैंने बताया है अपने ट्रैकिंग वाले वीडियो में लेपर्ड का नेचर, लेपर्ड्स का नेचर, थोड़ा सा यहाँ लेपर्ड का जिक्र आया क्योंकि अगर आप नए जुड़े हैं चैनल पे और इसी स्टोरी से आपने वीडियो देखना शुरू किया है तो आपको शायद ना पता हो कि ऐसा क्या था लेपर्ड में कि वो बकरी लेता था और बकरी चुराता था और गाय नहीं चुराता था। दोस्तों, जो डार्विन की थ्योरी है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि जंगल में वो ही सर्वाइव करता है जो सबसे ज्यादा फिट होता है। अगर आपने साइंस पढ़ी है, बचपन में सबने पढ़ी है, हर किसी को पता होगा डार्विन की थ्योरी। तो जिस तरह से इंसान के अंदर एक माँ बाप के 2 बेटे होते हैं, एक 6 फुट का होता है, एक 5 फुट का होता है, हो सकता है, इसी तरह से कोई लेपर्ड की नई ब्रीड नहीं है। लेपर्ड के बच्चे हुए, कुछ स्ट्रांग हो गए, कुछ नहीं हुए जीन्स की वजह से। जो स्ट्रांग हो जाते हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जंगल में सर्वाइव कर जाते हैं। सर्वाइव कैसे करते हैं? सांबर डियर को भी मारने की एक बार हिम्मत कर लेते हैं, क्योंकि बहुत कुछ वो टाइगर के बराबर होते हैं। मैंने अपनी आंखों से एक बार ऐसा लेपर्ड देखा है, बिल्कुल टाइगर के साइज था, और हमारे जंगली रिजॉर्ट से 10 किलोमीटर की दूरी पर, जहां वो जंगल का स्ट्रेच स्टार्ट होता है। उल्टा था, मैं वापस जा रहा था, मतलब जब जंगल मेरे लिए खत्म होने वाला था, गाड़ी के सामने से ऐसे उसे रोड क्रॉस की, मैं उसके जो रोजेट थे, चित्तियां थी, वो मुझे दिख गई थी साफ साफ। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इस पे चित्तियां थी। मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि टाइगर था, चित्तीदार टाइगर हो गया, मतलब ऐसा मुझे फील हो रहा था। इतना बड़ा लेपर्ड मैंने कभी नहीं देखा, इतना बड़ा लेपर्ड, और एक झटके बस रोड क्रॉस करके चला गया था। मतलब हरकतें तो लेपर्ड वाली थी, क्योंकि लेपर्ड रोड को क्रॉस करता है, टाइगर ऐसे जनरली ऐसे वॉक करता है। तो जब वो इतना बड़ा हो जाता है तो उसके बाद में उसकी हरकतें, उसका मोडस ऑपरेंडी, उसका काम करने का तरीका भी टाइगर की तरह ही हो जाता है। जब उसका इतनी पावर है, टाइगर का सबसे पसंदीदा शिकार सांबर है। जंगल में सबसे ऑथेंटिक कॉल अगर टाइगर के लिए मानी जाती है तो सांबर की होती है। बार्किंग डियर की कॉल हो रही है तो ये नहीं माना जाता कि टाइगर ही है, लेपर्ड भी हो सकता है। सांबर डियर की कॉल हो रही है तो भी आप मान लो कि लेपर्ड भी हो सकता है, टाइगर भी, सॉरी, अगर चीतल डियर की कॉल हो रही है तो आप मान लो कि हो सकता है टाइगर है, हो सकता है लेपर्ड है, हो सकता है हाइना हो सकता है वोल्फ भी है यहाँ के जंगलों में। लेकिन सांबर डियर की कॉल हो रही है तो आप 90% मान के चलो कि टाइगर है, 10% लेपर्ड भी हो सकता है। जैसे अभी रिसेंटली मेरे रिजॉर्ट के सामने मैंने रात को लेपर्ड आया था, मैंने टॉर्च मारी थी, तेंदुए की चमकती आंखें, ऐसा कुछ टाइटल है उसका। तो वो सांबर डियर की कॉल हो रही थी और वहां पे आंखें चमक रही थी, तो भी मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मैंने अगले दिन जब एक और वीडियो बनाया वहां जाने का, उस जगह पे, तो बकरी का गले में नाखून मारा, ऐसा कुछ टाइटल है। तो उस वीडियो को स्टार्ट करते वक्त भी मैंने बोला था कि हो सकता है टाइगर हो, क्योंकि सांबर की कॉल थी, लेकिन ऐसा नहीं था। पग मार्क मुझे वहां लेपर्ड के मिले थे, पॉटी मुझे वहां पे सांबर की मिली थी, और सांबर की पॉटी मिलने की जरूरत नहीं थी, वहां तो आवाज ही आ रही थी। तो वो जो लेपर्ड जिसकी चमकती आंखें मुझे दिखी होंगी, वो भी बड़ा लेपर्ड रहा होगा। छोटा लेपर्ड हिम्मत ही नहीं करता सांबर पे हाथ डालने की, सांबर उठा के फेंक देगा उसको। 300 किलो का सांबर, 60 किलो का लेपर्ड छोटा वाला, बड़ा वाला 100 किलो का होता है, टाइगर 300 किलो तक होता है। तो ये जो बड़ा वाला है 100 से 120 भी हो सकता है, ये हिम्मत करता है 400 किलो के जानवर पे हाथ डालने की। 60 किलो वाला कैसे हाथ डालेगा? तो यह सारा सारांश मैं जो ने बताया कि हाँ, अभी बात पूरी नहीं हुई कि जो बड़ा लेपर्ड होता है जंगल में सर्वाइव कर गया, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। छोटा लेपर्ड कहाँ जाता है? जंगल में तो सर्वाइव नहीं करता, जिंदा उसको रहना है, वो गांवों के आसपास आ जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ कुत्ते मिलते हैं, बकरी मिलती है, वो उसी में सेटिस्फाइड है, उसका पेट भर जाता है। तो ये छोटा लेपर्ड था, और बकरी वगैरह पकड़ता था। इसने कभी बड़े जानवर, गाय भैंस भी नहीं पकड़े थे। भैंसे भी
छोटा लेपर्ड भैंस पे हाथ नहीं डाल सकता, भैंस बड़ी एग्रेसिव होती है। तो फिर मैंने एक आपको वो समझा दिया। बाकी फिर से आप इस कहानी पे आ जाते हैं कि एलन को लगा था कि ये तो सिर्फ बकरी उठाता है, ये गाय उठा ले जाएगा, इनको नहीं मालूम था। अच्छा, उठा ले जाएगा वर्ड मैंने जो बोला उसका एक लिटरली मीनिंग उठा लेना नहीं है, खींचना है। जो इसका लेपर्ड का दोस्तों पावर होता है, अगर वो 60 किलो का लेपर्ड है तो 120 किलो तक का डियर वो पेड़ के ऊपर खींच सकता है, इतनी उसकी मसल में पावर है। अगर वो 100 किलो का लेपर्ड है तो आप मान लीजिए 200 किलो का डियर खींच सकता है। वो उठा ले जाना बोलते हैं। गाय को उठाने की पावर 60 किलो के लेपर्ड में नहीं है, वो खींचता है। मार दिया, मारने के बाद खींच ड्रैग करना थोड़ा इजी होता है। तो जब थोड़ी दूर 20-25 गज तक ही ड्रैग करके ले गया था, लोगों की निगाह पड़ गई और उन्होंने उसको भगा दिया। अब जितनी देर में ये लोग घर इनके दौड़ के बताने आए कि ऐसे ऐसे वो गाय जो 3 दिन पहले आपने खरीदी थी उसको लेपर्ड ने मार दिया है, और इन्होंने अपनी राइफल उठाई, दौड़ के गए, देखा तो लेपर्ड वापस आ गया था, लोगों के भगाने से जो भागा था और उस गाय को खा रहा था। अब वो फिर भाग गया। तो इन्होंने जल्दी से 15 मिनट के अंदर इनके एक मचान वाली चेयर थी, इन्होंने पेड़ के ऊपर बंधवाई और पोजीशन लेके बैठ गए। थोड़ी देर में ही एक मोरनी उड़ी पंख फड़फड़ाते हुए और कवर की तरफ चली गई। 10-12 बार बंदर ने भी कॉल करी अपने सबसे खतरनाक दुश्मन के बारे में। सबसे खतरनाक दुश्मन दोस्तों लेपर्ड क्यों, टाइगर क्यों नहीं है। इस वाली स्टोरी में बहुत ज्यादा मैं दाएं बाएं जा रहा हूं, लेकिन जंगल से ही रिलेटेड बात है, आपको अच्छी लगेगी। सबसे खतरनाक दुश्मन लेपर्ड क्यों है, टाइगर क्यों नहीं? क्योंकि लेपर्ड पेड़ पे भी चढ़ जाता है, टाइगर पेड़ पे नहीं चढ़ सकता। तो एक बार बंदर ऊपर है तो 90% टाइगर से बच जाता है, लेपर्ड से 100% नहीं बचता। लेपर्ड इतना बदमाश होता है कि इस डाल से उस डाल 2-3 बार कूदता है। बंदर भी एक बार यूज्ड हो जाता है कूदने का, और एक बार में अपनी चाल अचानक से बदल लेता है। इधर से इधर कूद रहा है, बंदर को पता है इधर से इधर जाना है, अचानक से उसी डाल पे पहुंच जाता है और बंदर को दबोच लेता है। अब टाइगर के मामले में मैंने क्यों बोला 90%, 100% क्यों नहीं? क्योंकि पेड़ पे तो चढ़ ही नहीं पाता। टाइगर भी बहुत चालाक होता है। बंदर पेड़ पे शाम को, रात को बंदर पेड़ पे रात को सोते हैं, टाइगर पेड़ के ठीक नीचे आके बैठ जाता है बिना कोई आवाज किए, और अचानक से बहुत जोर की दहाड़ मारता है, और जो सबसे कमजोर दिल का बंदर होता है वो उसके हाथ छूट जाते हैं, नीचे गिरता है, 1 सेकंड के अंदर दबोच लेता है। तो 10% खतरा पेड़ के ऊपर टाइगर का भी है। अब इन बिटवीन ये लंच करने घर आ गए थे, फिर चाय का टाइम हो गया था, तो इनका आमना सामना नहीं हुआ लेपर्ड के साथ। अब सनसेट का टाइम हो गया था और पूरे जंगल में वो लालिमा जो सनसेट की होती है छा गई थी। अब उसके बाद लालिमा भी चली गई और जो धुंधलका होता है, गोधूली बेला, वो आ गई। अब गोधूली बेला क्यों बोलते हैं ये मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन मेरा अंदाजा है कि जब शाम के टाइम पे गाय धुंधलके में वापस से लौटती हैं जंगल से चर के, तो उनकी जो भगदड़ से धूल उड़ती है उसके नाम पे होना चाहिए गोधूली बेला। बेला का मतलब होता है समय, टाइम। वो टाइम जब गाय की धूल उड़ती है जंगल में या शाम के गांव के किनारे, तो शायद इसलिए इसको नाम रखा गया होगा गोधूली बेला, गाय की धूल। अब इनको कुछ अनयूजुअल सा दिखा, सनसेट हो चुका था लेकिन पता नहीं कहां से एक थोड़ी सी सूर्य की किरण, सूरज की रोशनी आ रही थी और इनके पैर के नजदीक में पड़ रही थी। अब इन्होंने अपना पैर हिलाया तो वो धूप या जो सूर्य की किरण थी गायब हो गई। अब इन्होंने ध्यान से देखा क्या चक्कर है, तो हुआ क्या था कि इनकी राइफल जो इन्होंने जहां टिकाई थी वो टॉर्च के स्विच पे पड़ रही थी, और वो स्विच दबाने वाला बटन था, उसकी वजह से वो धूप नहीं थी, टॉर्च की रोशनी एक जगह आ रही थी। अब इन्होंने जल्दी से राइफल उठाई, लेकिन उतनी देर में काम हो गया था और इनकी बैटरी का सत्यानाश हो गया था, पूरी बैटरी खत्म हो गई थी। अब जो बल्ब था वो केवल लाल लाल सा टिमटिमा रहा था। इस बार इनके पास में एक स्पेयर टॉर्च भी नहीं थी, एक्स्ट्रा टॉर्च ये हमेशा लेके जाते थे, इस बार नहीं थी। लेकिन ये बोल रहे हैं कि कौन आदमी सोचेगा कि एक एक्स्ट्रा टॉर्च जरूरी है जब आप सुबह 10 बजे बैठने जा रहे हो। 10 बजे के बाद फिर लंच टाइम हो गया, उसके बाद फिर चाय का टाइम हो गया, अब सनसेट हुआ था। तो जो राइफल के ऊपर टॉर्च लगी थी वही थी उनके पास, और वो जब उन्होंने ऐसे टिकाई थी तो उसका बटन कहीं टिक के ऑन हो गया था। अब ये टॉर्च यूजलेस थी। अब येलो बास्केट आया रात के 8 बजे, जब ये बैठे बैठे थक चुके थे और इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि अगर वो रात के 9 बजे तक नहीं आएगा तो मैं घर चला जाऊंगा। अब जो गाय पड़ी हुई थी वो एकदम अंधेरे में थी,
शैडो भी पड़ रही थी और तारों की रोशनी भी उसके ऊपर नहीं आ रही थी, तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही थी। तभी अचानक आवाज आई मांस को चीरने की। तब इनको पता चला कि वो आ गया है। अब इन्होंने सोचा कि जो चंद्रमा है वो तो आधी रात तक ऊपर आएगा जब इसकी रोशनी आएगी, और तब तक मैं तो ये पूरी गाय सफा चट करके बास्केट निकल लेगा। अब इनको लगा कि अंदाजे पे आवाज के अनुसार जैसे शब्द भेदी बाण चलता है, तो वैसे अगर आवाज के अनुसार मैं गोली मारूं तो चांसेस है कि गोली लगे या ना लगे। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा रुक जाऊं और थोड़ा सा ये दाएं बाएं हटे और वो शैडो से बाहर निकल आए, तो जो तारों की रोशनी है उसमें निशाना मार सकता हूं। दोस्तों, शब्द भेदी बाण तो आप जानते ही होंगे, यानी कि जहां से आवाज आती है उस जगह पे आंख में पट्टी बांध करके पहले के राजा लोग, राजपूत लोग निशाना मारा करते थे। और अगर आप पृथ्वीराज चौहान की स्टोरी से वाकिफ है तो मोहम्मद गोरी को उन्होंने जो मारा था वो शब्द भेदी बाण से मारा था। चंदवरदाई एक कवि थे और पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़ दी थी मोहम्मद गोरी ने कैद में। कई बार पृथ्वीराज चौहान ने हराया था मोहम्मद गोरी को, लेकिन बार बार आक्रमण के बाद जयचंद के विश्वासघात की वजह से पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। इनको कैद करके मोहम्मद गोरी ले गया था। लेकिन चंदवरदाई वहां मिलने आए, इनके खास कवि होते थे, चारण कवि बोलते थे। तो उन्होंने सुल्तान को बोला, मोहम्मद गोरी को, कि ये इनके पास बहुत बड़ी पावर है, शब्द भेदी बाण चला सकते हैं। तो मोहम्मद गोरी को यकीन नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि, तो उन्होंने कहा कि आप वो देखो, परीक्षा करके देखो। तो मोहम्मद गोरी अपने जो सुल्तान का सिंहासन था उस पर बैठा और पृथ्वीराज चौहान ने को लाया गया और उनके हाथ में तीर कमान दे दिया गया। आंखों से दिखता वो था नहीं। तो डिस्टेंस, जो चंदवरदाई जो बहुत अच्छे फ्रेंड थे पृथ्वीराज चौहान के, उन्होंने बोला, एक कविता बोली थी, आप सब जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो मैं बताता हूं। 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। मतलब 4 बांस की दूरी, एक के बाद एक 4 बांस की दूरी रखो। 24 गज, गज आप जानते हो हमारी स्टोरी में आता है वाइल्ड लाइफ की। अंगुल अष्ट प्रमाण, अंगुल, हम जो ये उंगलियों के निशान होते हैं इसको अंगुल बोलते हैं। इसमें एक उंगली में 3 अंगुल होते हैं, 8 अंगुल, और उसके ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान, के मतलब चौहान चूकना मत, मार देना। और उन्होंने शब्द भेदी बाण चलाया था। और उसके बाद में ये बाण चलाने के लिए ये चंदवरदाई ने बोला था कि आप ताली बजाना। तो जैसे ये कविता बोली तो इन्होंने अंदाजे से डिस्टेंस नाप लिया और उसके बाद मोहम्मद गोरी ने ऐसे ताली बजाई और जैसी ताली की आवाज आई इन्होंने बाण चलाया और सीधा मोहम्मद गोरी को लग गया। तो ये कहानी हमने सुनी हुई है। तो शब्द भेदी बाण का सबसे बढ़िया उदाहरण ये है। दोस्तों, लोक कथाओं में एक कहानी है। हिस्ट्री इस बात को नहीं बताती, हालांकि मेरा सब्जेक्ट यूपीएससी में सेकंड सब्जेक्ट हिस्ट्री था, फर्स्ट सब्जेक्ट लॉ था। तो उसके अकॉर्डिंग पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु पहले हो गई थी और मोहम्मद गोरी को एक खोखरी जाट या एक दूसरे निजामी ऐसा कुछ करके किसी ने खंजर से मारा था। लेकिन इसमें 2 दावे हैं इस बारे में इतिहास के, लेकिन यहां हम इतिहास के बारे में बात नहीं कर रहे, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं भटक के कहीं से कहीं चला जाता हूं, जो मेरे दिमाग में भरा हुआ है। शब्द भेदी बाण से मुझे अचानक से याद आ गया तो मैंने सुना दिया। तो इसको वाइल्ड लाइफ तक ही रखते हैं, क्या ऑथेंटिक है क्या नहीं वहां नहीं जाते। तो इन्होंने सोचा कि मैं शब्द भेदी गोली चलाऊं और इसको मार दूं। और इन्होंने सोचा कि लेपर्ड छोटा तो है नहीं कि वो चिड़िया है कि निशाना चूक जाएगा, अच्छा खासा बड़ा है, आवाज आ रही है, लगेगी गोली उसको। तो इन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं करी, इन्होंने प्रॉपरली आराम से बंदूक घुमाई, उसकी तरफ अपना एक कान पहले फोकस किया मतलब आंख बंद करके ध्यान लगाया, फिर दूसरे कान से भी लगाया कि आवाज एकदम सही है। यहां देखिए, फिर मेरे दिमाग में एक बात आ गई। दोस्तों, हम अपने दोनों कानों से जज नहीं कर सकते, हमें दोनों आवाज एक साथ सुनाई देती है। ये आवाज इससे एक ही साथ सुनाई देगी, लेकिन एक पक्षी ऐसा है जो कानों से जज करता है, वो है उल्लू। उल्लू के दोनों कानों का बीच में
डिफरेंस होता है। एक आवाज उसको 2 बार सुनाई देती है। अगर आपने चुटकी बजाई तो उसको 1 बार सुनेगी, उसके 2 बार सुनेगी। और उसको पता है, उसको हमेशा एक आवाज का वो जो भी 1 सेकंड या 1 सेकंड से कम का डिफरेंस होता है, वो उससे जजमेंट कर लेता है। अगर चूहा मूव कर रहा है तो उसको आइडिया लग जाता है, 1 बार आवाज आई, 1 बार इधर, तो उससे वो जो कहते हैं ना सेकंड ओपिनियन, वो उसको मिल जाता है। लेकिन ये उल्लू नहीं थे, इनको एक ही बार सुनाई देता था। तो इन्होंने लिखा है कि मैंने पहले एक कान फोकस किया, फिर दूसरा कान फोकस किया, मतलब सर्टेन किया कि भाई आवाज वहीं से आ रही है, चबाने की जो आवाज आ रही थी, मांस को काटने फाड़ने की आवाज आ रही थी, और इन्होंने बड़ी सावधानी के साथ गोली दाग दी। अब एलन का कहना है कि इस तरह की शूटिंग कभी कभी काम कर जाती है, मतलब तुक्का लग जाता है, लेकिन इस बार नहीं लगा। अब इनको सुनाई दिया लेपर्ड कूद के भाग रहा है बिना चोट खाए, लेकिन वो बुरी तरह से डर गया था लेपर्ड। एक तो जो वो जो बंदूक की गोली चलने से धमाका हुआ था वो, और उसकी जो चिंगारी मतलब रोशनी आई थी, और उसके बाद में जो बंदूक का जो राइफल का खाली शेल गिरता है, वो भी शायद उसके आसपास ही गिर गया। वो बुरी तरह से डर गया। लेकिन एक जो बोल्ड लेपर्ड होता है उसके बारे में आप कभी कुछ नहीं कह सकते। बड़ा ही हिम्मती और बड़ा ही दुस्साहसी होता है। 15 मिनट के बाद वापस आ गया। फिर उसके खाने की आवाज आने लगी, क्राइम मास्टर गोगो आया हूं, खा के जाऊंगा। अब इनको यकीन नहीं हो रहा था। इन्होंने सुना तो था कि लेपर्ड गोली चलने के बाद भी वापस आ जाते हैं, इतनी जल्दी आ जाते हैं, इन्होंने नहीं सुना था। आज देख लिया। अब इन्होंने कहा ले भाई दूसरी गोली ले। फिर दूसरा शॉट मारा तुक्के पे, फिर कूद के भागा। इस बार बहुत जोर से गुर्राया, फिर वापस आ गया और ऐसे खाना खा रहा था जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। तभी तो उन्होंने बोला कि विलेन का भी बड़ा विलेन था, येलो बास्केट। अब केवल एक गोली इनके पास बची थी और इन्होंने अपने आप को रोकने की कोशिश करी कि दोबारा गोली चलाए। अब इनको टेम्पटेशन रुका नहीं, उन्होंने आखिरी गोली भी चला दी। अब ये निहत्थे हो गए थे। येलो बास्केट फिर वापस आ गया। अब वो खाता रहा, ऐसा लगता रहा कि उसका पेट फट जाएगा। और इनकी फाइनल इंसल्ट उसने ऐसे करी कि अपने पंजे जो साफ किए इनके पेड़ के बगल वाले पेड़ पे ही किए कि लो ताऊ देखो, पंजे भी यही साफ कर रहा हूं। अब कुछ महीनों तक ऐसी कोई बड़ी वारदात नहीं की जो कि इनके नोटिस में आए। हालांकि आसपास घूमता था वो। अब कायदे से इनको दिन भर उसके ऊपर वॉच रखनी चाहिए थी, क्योंकि इनके जानवरों के लिए वो खतरा था। लेकिन ये रात को ड्यूटी करते थे। अब एक दिन फिर से एक घटना हुई। वो बिम्बो को ले गया। बिम्बो वो नहीं, वो जो लंगूर जो लोनली टाइगर के टाइम पे अपने ऊपर बैठाते थे। एक दूसरा बिम्बो था, एक कुत्ता था बड़ा प्यारा सा, उसकी ब्रीड का नाम था केर्न टेरियर। और सबसे बड़े दुख की बात थी कि बिम्बो इनका नहीं था, इनके दोस्त थे नैन्सी एंड टायरल। नैन्सी और टायरल कुछ दिन इनके पास रहे, उसके बाद वो जबलपुर चले गए। और क्योंकि उनके प्लान कहाँ रहना है क्या करना है फिक्स नहीं थे, तो उन्होंने कहा जब तक वो प्रॉपरली सेटल ना हो जाए बिम्बो को आप संभाल लो। अब ये बड़े खुश हुए क्योंकि ये लोग भी बिम्बो को बहुत पसंद करते थे, इनका फैमिली मेंबर ही बन गया था। लेकिन उसकी एक बहुत बुरी आदत थी, बंदरों पे भौंकने की। और इस आदत के चलते ये येलो बास्केट उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया था। अब बंदरों के ऊपर तो वैसे सारे कुत्ते भौंकते हैं और बंदरों को भी बड़ा मजा आता है कुत्तों को परेशान करने में। और बंदरों के पास शायद कुछ ऐसी पावर होती है कि जिससे वो, तो मालिक कितना ही बोले कि चलो चलो अंदर चलो, लेकिन बंदर इतना अट्रैक्ट कर लेते हैं डॉगी को कि मालिक के बोलने के बावजूद वो रुकता नहीं और बंदरों के पीछे ही भागता है। लेकिन इनके जो अपने डॉगी हैं उनको पता है कि मंकी स्टिक रखी है दरवाजे के पीछे, और जब वो कहना नहीं मानते तो उनकी कितनी पिटाई होती है जरा सा भौंकने पे, तो वो नहीं भौंकते। जब मालिक यानी एलन या उनकी बहन बाप्स आवाज लगाते हैं अंदर चलो, तो वो चले ही जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि तगड़ी पिटाई होगी। लेकिन बिम्बो को ये सब नहीं पता था और दोस्त का कुत्ता था, तो उसकी पिटाई तो कर नहीं सकते थे। तो छोटे एरिया में उसको रखते थे और वरांडे के पास में ही रखते थे। कुछ दिन पहले इनके दोस्त आए थे, शर्ली एंड अडा, पचमढ़ी से। लंच वगैरह लिया, चाय वगैरह ली। अब ये लोग बातें कर रहे थे, बिम्बो वहीं घूम रहा था, ये लंच कर रहे थे। क्योंकि वो अच्छा डॉगी था तो ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं थी। जब शाम की चाय पी तो बात बोली कि बिम्बो नजर नहीं आ रहा है। अब उसका जो चेन या वो जो पकड़ने वाली रस्सी होती है उसके साथ उसको छोड़ दिया था। थोड़ी देर तक तो इनके आसपास डोल रहा था कि मुझे घुमाने ले चलो। ये बातचीत में बिजी थे तो वो खुद ही घूमने चला गया था। अब शाम के 7 बजे तक इनके फ्रेंड शर्ली वगैरह थे तो उनसे बातें करते रहे। तब तक बिम्बो क्यों वेट करता, वो अपना घूमने चला गया था। अब पहले तो ये परेशान नहीं हुए क्योंकि बिम्बो इसके पहले भी कई बार अपने आप में ही गायब हो गया था।
और ऐसा नहीं कि लेपर्ड कभी आसपास थे नहीं, लेपर्ड आसपास बहुत थे। लेपर्ड को एक खरपतवार बोलते थे, पेस्ट बोलते थे, कीड़े मकोड़े। तो ये बोल रहे हैं कि ये थे, लेकिन लेपर्ड इतने सारे नहीं थे कि हर वक्त डॉगी को ले जाएं। और दूसरी बात, इनके दूसरे डॉग्स भी आसपास नहीं थे। इनको लगा सब झुंड बना के साथ में ही होंगे। अब धीरे धीरे इनके सारे डॉग वापस आ गए और बड़े ही घबराए थे कुछ। और जो जिल नाम का कुत्ता था वो तो बहुत ही डरा हुआ था। अब ये लोग काफी चिंता में आ गए क्योंकि बिम्बो नहीं आया था। और जब रात के 8 बज गए तब इन्होंने अपने आदमियों को बुलाया और टॉर्च और लालटेन लेके उसको ढूंढने निकले। आधी रात तक ये ढूंढते रहे और हर जगह जहां जहां वो हो सकता था उसको आवाज लगाई, कोई निशान नहीं मिला। तो इनको ये समझ में तो आ चुका था कि लेपर्ड बिम्बो को ले गया है। अब ये बोल रहे हैं कि आपका डॉगी लेपर्ड ले जाए तो बहुत दुख होता है आपको अपने आप के लिए, लेकिन अगर आपके दोस्त का ले जाए तो 1000 गुना ज्यादा दुख होता है, क्योंकि किसी ने भरोसे के साथ आपके पास छोड़ा था। अब सुबह सुबह जो उजाला होना शुरू होता है उस टाइम पे फिर निकल गए ढूंढने। फिर कोई साइन नहीं मिल रहा था। थोड़ी देर बाद इनको एक निशानी मिली लेपर्ड की। अब एक जगह उसने पानी पिया था नदी के पास में, वहां इनको निशान मिल गए। और अब इनको लग गया था कि बिम्बो मर गया है। अब बहुत सारे कारणों से इन्होंने सोचा कि यहां बैठना नहीं है। इन्होंने एक बकरी बांधी और बार बार विजिट करते रहे। जितनी बार ये गए बकरी जिंदा थी। अब शाम की चाय के बाद तो आसपास ही घूमते रहे और सुनते रहे कहीं कोई से कॉल हो रही है, कोई आहट हो रही हो लेपर्ड के आने की। ना तो कोई आहट हुई, ना ही वो आया, और अंधेरा हो गया। रात तक वो लेपर्ड नहीं आया, लेकिन अगले दिन सुबह तक वो बकरी मार दी गई थी, लेकिन लेपर्ड ने नहीं मारी थी। एक जोड़ा हाइना का, स्ट्राइप्ड हाइना, उसने मारा था। अब इन्होंने दूसरी बकरी नहीं मारी क्योंकि थोड़ा सा बादल से छा रहे थे। इन्होंने सोचा कि उसको मारने का अच्छा मौका मिलेगा जब वो सुबह सुबह की धूप सेकता है रिज के पास में। अब ओस की बूंदों से जितनी पत्तियां थी पूरी भीगी हुई थी, तो उस पर पैर रखने से चरमराहट की आवाज नहीं आती। अब जो हवा आ रही थी इनके फेस के ऊपर आ रही थी, मतलब इनकी गंध लेपर्ड तक नहीं जा सकती थी, लेपर्ड की गंध इन तक आ सकती थी। सूरज इनके सिर के पीछे से उदय हो रहा था। 1 हफ्ता हो गया इसी तरीके से ये जाते थे, इंतजार करते थे कि वो मिल जाए, वो नहीं मिलता था। अब इन्होंने शाम के टाइम पर भी यही करना शुरू कर दिया था जहां सनसेट होता था। अब इनको लगने लगा था कि लेपर्ड कहीं और चला गया जहां उसको ज्यादा शिकार मिले, लेकिन इनको एक दिन ब्रेक थ्रो मिला। इनको कोई निशान नहीं मिला था, कोई आहट नहीं मिली थी कि लेपर्ड यहाँ पे होगा। इनको लेपर्ड मिल गया बाई चांस। अब एक जगह थी, वो रिज काफी नैरो था और वहां पे प्लम की तरह से प्लम की तरह से फ्रूट वाला एक पेड़ था। अब इनको लगा कि वो जो फल है प्लम की तरह से तोड़ लें। इन्होंने तोते भी पाले हुए थे, उनको खिलाएंगे। तो आसपास देख लिया, जायजा ले लिया कहीं लेपर्ड तो नहीं है। फिर ये उस पेड़ पर चढ़े, और जब उस पेड़ पर चढ़े तो इनको लेपर्ड दिख गया। वो एक रवीन में छुपा हुआ था, आधे रास्ते नीचे जो ये स्लोप जा रहा था रिज का, वहां पर। पहले पहले तो इनको लगा कि कहीं वो सो ना रहा हो, क्योंकि बिल्कुल स्टिल पड़ा हुआ था, हिल डुल नहीं रहा था। रवीन में बहुत सारी लेंटाना झाड़ियां थी, पूरा कवर अप था। बहुत छोटा सा पार्ट उस लेपर्ड की बॉडी का दिख रहा था, लेकिन वो सोया हुआ नहीं था, वो घात लगा के बैठा था कुछ बंदरों पे। धीरे धीरे वो सरक सरक के आगे बढ़ने लगा था। अब वहां से शॉट लगाना बड़ा ही मुश्किल था, क्योंकि एक तो बहुत सारी लेंटाना की झाड़ियां थी। कभी वो कवर में आ जाता था, कभी कुछ पार्ट दिखने लगता था, फिर वो कवर में आ जाता था। लेकिन इनको पता चल गया था वो किस चीज के पीछे, वो जिन बंदरों के पीछे था, वो बंदर इनको नजर आ गए थे। मतलब इनके मन में थॉट था, बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, यानी ये लेपर्ड आएगा तो बंदरों के पास ही, कितना छुपेगा। अब ये बंदरों के पास तक धीरे धीरे पहुंच गए थे, और जैसे ही बंदर ने एक आवाज करी, तेजी के साथ जितना साहस कर सकते थे उतना साहस करके भागे। देर इसलिए नहीं कर रहे थे कहीं ऐसा ना हो कि वो शिकार लेके भाग जाए। अब जैसे ही बंदर ने चिल्लाया, करीब करीब वहां पहुंच गए थे, और इन्होंने देखा कि वो पेड़ पूरा लंगूरों से भरा हुआ है और पूरा एकदम कोलाहल मचा हुआ है, मतलब शोर शराबा मचा हुआ है। कुछ समझदार बंदर एकदम ऊंचाई पे पहुंच गए थे, लेकिन डरे हुए थे और डालों को भी बहुत जोर जोर से हिला रहे थे। अब उनके चेहरों की तरफ इन्होंने देखा तो सारे के सारे 50 गज की दूरी पे घनी झाड़ियां थी, वहां देख रहे थे। अब इनको लग गया था कि लेपर्ड वहीं पर था, अभी तक उसने बंदर पकड़ा नहीं है। अब यहाँ पे एलन लिख रहे हैं कि ये बड़ा मुश्किल है आपको ये मानना, बंदर को लेपर्ड पेड़ के ऊपर पकड़ लेता है, लेकिन हर आदमी ये यकीन नहीं कर सकता, क्योंकि बंदर इतना तेज भागने वाला, एक पेड़ से दूसरे पेड़ में जंप करने वाला होता है। लेकिन जब वो बार बार छका देता है तो बंदर पागलों की तरह से बिहेव करते हैं।
कई बार तो डर की वजह से वो गिर जाते हैं कूदते कूदते, जब लेपर्ड बार बार पीछे भाग रहा होता है। कई बार वो दूसरी बेवकूफ़ी की वजह से मरते हैं। और एलन का कहना है कि अगर बंदर उसी डाल पे बैठा रहे, ऊंची वाली पे जिस पे वो बैठा है, तो लेपर्ड वहां तक नहीं पहुंच सकता है। लेपर्ड का वजन बहुत ज्यादा है बंदर से, बिल्कुल सेफ है। लेकिन जब लेपर्ड उसकी तरफ आने को हो रहा होता है तो उसको लगता है कि वो अनसेफ है, और उसको लगता है कि वो दूसरी डाल या वो दूसरा पेड़ सेफ है। अब इस केस में भी बंदर जो इतनी ऊंचाई पे बैठा था कि जहां पे लेपर्ड जा ही नहीं सकता था, लेकिन वहां से वो नीचे आ गया सेफ्टी रन के लिए, जहां लेपर्ड आसानी से जा सकता था। और बंदर जमीन पे कूदा और भागना शुरू हो गया। लेपर्ड बिजली की तेजी के साथ आया। बंदर 20 गज तक भी नहीं जा पाया था कि लेपर्ड ने उसको पकड़ लिया। अब उसने बंदर को गर्दन से पकड़ा और उसको झटका देके ऐसे हिला रहा था। उसके दांतों में बंदर था। इन्होंने निशाना लिया, गोली मार दी, और इन्होंने बोला कि जिसने बिंबो का वध किया था उसका वध मैंने कर दिया। और उस जगह पे जहां बंदर ने बेवकूफी करी थी, उस जगह का नाम इन्होंने मैप पे लिख दिया, मंकीज फॉली। तो दोस्तों, इस तरह से कहानी खत्म हुई, मंकीज फॉली। हमारी अगली कहानी होगी द 3 बेयर्स। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।